अब्राहम लिंकन को। लेकिन ध्यान रखना है कि यह परिभाषा स्वयं लिंकन ने भी नहीं बनाई। लिंकन से भी पहले, और यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रीलिम्स का कोई भी प्रश्न ना छूटे तो यह सब यहां तक आपको जाना होगा कि लिंकन से भी पहले एक ग्रीक या यूनानी विद्वान हुए, उनका नाम था क्लियोन। तो क्लियोन ने सबसे पहले डेमोक्रेसी को बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल के रूप में परिभाषित किया, जिसको लिंकन ने अपनाया। और लिंकन ने, एक बार आईएएस के प्री में यह भी सवाल आया है कि लिंकन ने जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन के रूप में लोकतंत्र को कहां पर, किस स्पीच में, लिंकन ने जो ये बात कही थी, ये एक भाषण के दौर में कही थी, और ये भाषण था गेट्सबर्ग स्पीच। तो ध्यान रखना है कि गेट्सबर्ग स्पीच या गेट्सबर्ग भाषण में लिंकन ने क्लियोन को उद्धृत किया था, कोट किया था। तो 3-4 फैक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोस एंड क्रेसिया है। डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन। दूसरी बात कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के रूप में किसने रखा है? अब्राहम लिंकन ने। और तीसरी बात कि अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा कब दी थी, कहां पर दी थी? गेट्सबर्ग स्पीच के दौरान। गेट्सबर्ग एक जगह का नाम है, तो वहां स्पीच देते हुए दिया था। और अंत में कि लिंकन ने यह परिभाषा किससे ग्रहण की? यूनानी विद्वान, ग्रीक विद्वान क्लियोन से लिंकन ने यह परिभाषा ग्रहण की है। तो यहां पर हमने सबसे बेसिक चीज देखी दोस्तों कि डेमोक्रेसी क्या है, और डेमोक्रेसी हमने देखा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। अब सवाल उठता है कि ये 3 चीज है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, क्या इन तीनों में भी कोई अंतर है? क्योंकि तीनों से एक ही ध्वनि निकल कर आती है। यदि हम देखते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल या बाय द पीपल, सबसे एक ही बात कि भाई जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, क्या इन तीनों में भी कोई अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। और यदि उसे समझ पाए तो डेमोक्रेसी की और भी अच्छी समझ आएगी, कभी आ जाए कि लोकतंत्र के तत्व क्या है। तो यही तीनों तत्व है। ऑफ द पीपल का मतलब है कि जनता का शासन, लोकतंत्र जनता का शासन है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। तो ध्यान रखना है, ऑफ द पीपल का मतलब क्या है कि जनता सर्वोच्च है, एक प्रकार से लोक प्रभुता की ओर इशारा करता है। फिर बाय द पीपल का मतलब क्या है? बाय द पीपल का मतलब है जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन। अब सवाल उठता है कि ऑफ द पीपल से बाय द पीपल अलग कैसे? जनता का शासन से जनता के द्वारा शासन अलग कैसे? इस रूप में अलग है कि जनता के द्वारा शासन का मतलब है कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन करेगा। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का शासन लोकतंत्र में माना जाएगा। पहले और दूसरे में अंतर क्या? पहला ये कह रहे हैं कि जनता सर्वोच्च है, ऑफ द पीपल है, और बाय द पीपल का मतलब है कि लोकतंत्र में जिसको जनता निर्वाचित करेगी वही शासन करेगा। इसका मतलब लोकतंत्र यहीं पर कुलीन तंत्र से अलग है, एरिस्टोक्रेसी से अलग है, लोकतंत्र राजतंत्र से भी अलग है, यहां तक कि लोकतंत्र योग्यता तंत्र से भी, मेरिटोक्रेसी से भी अलग। इसीलिए आप देखते हैं व्यवहार में कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है, यह बहुत मायने नहीं रखता है। हो सकता है मंत्री अशिक्षित हो, और हो सकता है कि उसका सचिव जो आईएएस होता है वो बहुत ही योग्यता संपन्न व्यक्ति हो, एग्जाम पास करके आया हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारा उसका क्लियर हुआ, फिर उसने 20 साल तक काम किया तब सचिव बना। और हो सकता है कि मंत्री एक निरक्षर व्यक्ति हो, लेकिन दोनों में बॉस कौन माना जाएगा? मंत्री। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन, इसका मतलब जनता जिसे निर्वाचित करेगी वही शक्ति संपन्न होगा। योग्यता इसमें सेकेंडरी मानी जाती है। इसका नकारात्मक पहलू भी आता है, लेकिन जनता की सर्वोच्चता, तो पहला है जनता सर्वोच्च है, और दूसरा है जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, तीसरा फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब है जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन का मतलब है कि लोकतंत्र में शासन वर्ग विशेष के हित में नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र में शासन जनता के सभी वर्गों के हित में होता है।
तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। ऑफ द पीपल का मतलब है लोक प्रभुता या लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च। बाय द पीपल का मतलब है कि जनता जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी वही शासन चलाएगा। इसलिए मोदी जी की डिग्री क्या है या योगी जी की डिग्री क्या है ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि लोकतंत्र है। और फॉर द पीपल का मतलब है कि लोकतंत्र में किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी राजा के लिए, किसी जागीरदार के लिए, राज परिवार के हित में शासन नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र में जनता के लिए शासन होगा। तो इस तरह हमने देखा कि प्रस्तावना में एक शब्द लोकतंत्र है, और प्रस्तावना के तहत भारत में जो लोकतंत्र स्थापित किया है दोस्तों वो संसदीय लोकतंत्र है। अब यहां देखें कि लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो प्रस्तावना केवल लोकतंत्र शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? संसदीय लोकतंत्र। तो ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी का मतलब भारत में संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, या इस तरह के डिबेट कई बार उठते हैं कि क्या भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर, ब्रिटिश पद्धति का लोकतंत्र छोड़कर अमेरिका की पद्धति का अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सामान्यतः मुख्य परीक्षा में डिस्कस करते हैं। तो यहां हमने देखा कि लोकतंत्र का मतलब जनता की सर्वोच्चता है। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना में पाया जाने वाला जो अंतिम शब्द है शासन के स्वरूप से संबंधित, और वो है रिपब्लिक। तो देखते हैं दोस्तों कि रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या रिपब्लिक। अब रिपब्लिक की परिभाषा देखें, बहुत ही एक लाइन की मैंने सटीक परिभाषा दी है, और यही परिभाषा आपको रिपब्लिक के संदर्भ में माननी है। रिपब्लिक से तात्पर्य है अ कंट्री इन विच हेड ऑफ द स्टेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरेडिटरी। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि नॉट हेरेडिटरी, इज नॉट हेरेडिटरी बट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। तो देखते हैं कि गणराज्य क्या है और लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर क्या है। सबसे पहली बात है कि गणराज्य का संबंध जिस व्यक्ति से वो है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है राज्य का प्रमुख, हिंदी में इसे कहेंगे राज्य का प्रमुख। तो अब यहां पर देखें कि दो कॉन्सेप्ट मिलते जुलते आते हैं, एक है राज्य का प्रमुख और दूसरा है शासन का प्रमुख। राजनीति विज्ञान में, संविधान में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक को कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हिंदी में उसे कहेंगे राज्य का प्रमुख, और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको कहते हैं शासन का प्रमुख। राज्य का प्रमुख जिसके नाम से निर्णय लिए जाएं, जो केवल नाम मात्र का प्रमुख हो, जैसे भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और शासन का प्रमुख का मतलब वह व्यक्ति जो वास्तव में शासन चलाता है। भारत में शासन का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो एक चीज बहुत माइन्यूटली जब भी आप डिफाइन करें कहीं पर एग्जाम में कि व्हाट इज रिपब्लिक, गणराज्य क्या है, तो यह तकनीकी शब्द आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना लिख लें कि शासन का प्रमुख। आपको हमेशा लिखना है राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब गणराज्य का संबंध राष्ट्रपति से। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरेडिटरी। राज्य का प्रमुख आनुवंशिक नहीं है, हेरेडिटरी नहीं। आनुवंशिक का मतलब है कि वंश परंपरा में, जैसे राजतंत्र में आनुवंशिक शासन होता है। इसका मतलब यह है कि राजतंत्र में राजा के बाद उसकी संतान शासन करती है, लेकिन गणराज्य एक ऐसा देश है जहां राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति आनुवंशिक ना, बल्कि वह इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है, और इलेक्टेड डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली का मतलब कि जनता जब स्वयं राष्ट्रपति को इलेक्ट करे, जैसे फ्रांस में राष्ट्रपति डायरेक्टली इलेक्टेड या प्रत्यक्ष निर्वाचित है, तो फ्रांस भी गणराज्य है। और इनडायरेक्टली इलेक्टेड जैसे भारत में, जहां जनता स्वयं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती, लेकिन हमारे एमपी और एमएलए जिनको हमने चुना है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित है। यह फैक्ट भी याद रखना है, क्योंकि बहुत लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, यद्यपि वह व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन बन जाता है अमेरिका में। कभी ऐसा समय आएगा, कभी एक लेक्चर यदि आए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी 2022 में फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, तो शायद उस समय मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन
की तुलना। तो यह ध्यान रखना है यहां कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, यदि विशुद्ध तकनीकी संदर्भ में के, यदि व्यवहार में वह यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो एनीवे वो तो एग्जाम्पल थे। तो गणराज्य में हमने देखा कि गणराज्य एक ऐसे देश को कहते हैं जहां राज्य का प्रमुख, इसका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो बल्कि निर्वाचित हो, और वह निर्वाचन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। तो गणराज्य का संबंध सदैव राज्य के प्रमुख से है, शासन के प्रमुख से नहीं। फिर सवाल उठता है कि गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक? तो आइए इस अंतर को भी विथ एग्जाम्पल समझ लें कि गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर क्या है, तब यह चीज हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। दो शब्द हमने देखे, लोकतंत्र, और दूसरा है गणराज्य, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। अब याद करें, लोकतंत्र की परिभाषा थी कि जहां जनता का शासन हो, जनता के द्वारा, वो सब चीजें, मतलब जनता की सर्वोच्चता से लोकतंत्र होता है। और गणराज्य का मतलब है राज्य का प्रमुख, निर्वाचित। दोनों में बहुत ही तकनीकी अंतर है, राज्य का प्रमुख, निर्वाचित। तो लोकतंत्र का मतलब है जहां जनता के प्रतिनिधि शासन करें, जनता का शासन वो लोकतंत्र है। तो भारत लोकतंत्र है। भारत इसलिए लोकतंत्र है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लेकिन कारण यदि देखें तो लोकतंत्र होने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, जो शासन के प्रमुख है, जो शासन का संचालन करने वाले, वे जनता के द्वारा निर्वाचित लोग हैं। तो भारत लोकतंत्र है, लेकिन राष्ट्रपति के कारण नहीं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जनता के द्वारा निर्वाचित है और वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, भारत लोकतंत्र है। और गणराज्य का मतलब है राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो। भारत गणराज्य भी है, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री शक्ति संपन्न है। भारत गणराज्य इसलिए है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो ध्यान रखना है, दोनों में तकनीकी अंतर है। इस अंतर को हम और अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, यदि हम दो देशों का उदाहरण लें, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र और दूसरा है गणराज्य। अब यदि हम भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं भारत लोकतंत्र भी है, भारत गणराज्य भी। लोकतंत्र इसलिए है कि शासन शक्ति जनता के प्रतिनिधि के हाथ में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में। और भारत गणराज्य इसलिए है कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित है। लेकिन यदि हम एक दूसरे देश ब्रिटेन की बात करें, यहां बहुत लोगों को शायद आज एक नया फैक्ट पता चलेगा, आप खुद सोचेंगे कि क्या आपको यह बात पता थी। तो ब्रिटेन लोकतंत्र है। ब्रिटेन लोकतंत्र है, इसलिए ब्रिटेन एक लोकतंत्र है क्योंकि ब्रिटेन में भी जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है। और जो वास्तविक शासन की शक्ति है वह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में है। तो जनता के प्रतिनिधि ही वास्तविक शासन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। भारत की तरह ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है, लेकिन भारत की तरह ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं, रिपब्लिक नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख है, जिसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं, और ध्यान रखें गणराज्य का संबंध राज्य के प्रमुख से है। तो राज्य का प्रमुख वहां सम्राट या साम्राज्ञी होते हैं, राजा या रानी होते हैं। और राजा या रानी वंशानुगत होते हैं, वो निर्वाचित नहीं होते। और इसीलिए ब्रिटेन एक वंशानुगत शासन है। और ब्रिटेन के लिए वास्तविक शब्द क्या आता है कि लोकतंत्र के साथ ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाया जाता है। निरंकुश राजतंत्र नहीं रहा क्योंकि राजा की शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र है। और लोकतंत्र इसलिए है कि जनता के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शक्ति संपन्न है। और राजतंत्र इसलिए है कि शासन वंशानुगत है, लेकिन वह निरंकुश नहीं। कैसा राजतंत्र है? संवैधानिक, जहां राजा की शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं, यद्यपि सारा शासन राजा के नाम से चलता है। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों कि लोकतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर है। लोकतंत्र का संबंध इस बात से है कि शासन
संचालन की वास्तविक शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि में है। जैसे भारत और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक शासन संचालन की शक्ति रखते हैं और ये जनता के प्रतिनिधि। लेकिन गणराज्य का संबंध इस बात से कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित हो, जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस, ये सब गणराज्य। ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र, इसलिए कई बार छोटे छोटे वर्ड्स भी हमें नई चीजें बताते हैं। जैसे आप देखते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से हम पुकारते हैं, रिपब्लिक डे। उस दिन देश का संविधान लागू हुआ और इसीलिए 26 जनवरी को झंडा फहराने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते क्योंकि वह गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र का दिन है, रिपब्लिक का डे, और रिपब्लिक का संबंध राज्य के प्रमुख से है। तो 26 जनवरी को भारत का झंडा राष्ट्रपति फहराते। लेकिन 15 अगस्त जनता का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है, और इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो ये छोटी चीजें, परंपराएं भी अंतर को दिखाती हैं। तो यहां पर आकर दोस्तों हमने शासन के स्वरूप से संबंधित 5 चीजों को समझा। संपूर्ण प्रभुत्व क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है और गणराज्य क्या है। तो प्रस्तावना का एक बड़ा हिस्सा हमने पढ़ लिया। 3 चीजें प्रस्तावना में पढ़नी थी। सत्ता का स्रोत क्या है? तो जनता है, लोक प्रभुता, उसको पढ़ा। सत्ता का स्वरूप क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और अब आखिरी तीसरी चीज पढ़नी, वो है सत्ता का उद्देश्य क्या है। और याद करें सत्ता के क्या क्या उद्देश्य थे। प्रस्तावना की शुरुआत में हमने देखे थे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा। तो आइए इन सभी शब्दों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द क्या है? अब हम सत्ता के उद्देश्य पर आते हैं। तो सत्ता का सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। याद करें प्रस्तावना को, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो सब करते हुए सभी नागरिकों के लिए 3 प्रकार की न्याय की बात प्रस्तावना करती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस देश में शासन करता है, सत्ताधारी होता है, नरेंद्र मोदी बनता है, योगी आदित्यनाथ बनता है, उसके लिए पहला उद्देश्य क्या है? भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। और न्याय के प्रस्तावना में कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी प्री के लिए कि यदि आता है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से न्याय का कौन सा रूप वर्णित नहीं है, और आ जाए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय, तो इन 3 के अलावा जो भी होगा वो टिक कर देना है। यदि आ जाए लैंगिक न्याय, तो लैंगिक न्याय यद्यपि सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है लेकिन वह प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। या यदि आ जाए पर्यावरणीय न्याय, तो वह प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो पहला आदर्श न्याय है, और प्री के लिहाज से आपको इसके 3 फॉर्म याद रखने हैं: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। प्रस्तावना में दूसरा जो उद्देश्य रखा गया है वो है स्वतंत्रता, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिहाज से, फ्रीडम या स्वतंत्रता। तो आइए देखते हैं कि फ्रीडम का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब प्रस्तावना के लिहाज से क्या है। प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और 5 वर्ड दिया है, और 5 इसी क्रम से थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। यदि आप आईएएस के एग्जाम के प्री के प्रश्न को देखेंगे तो कई बार इतने फैक्चुअल प्रश्न आ जाते हैं कि पता चलता है कि जब फैक्ट पूछता है यूपीएससी तो इतना अंदर घुसकर पूछता है कि वो ये नहीं पूछेगा फला ईयर में क्या हुआ, कि फैक्ट भी एक कॉन्सेप्ट की तरह लगता है। तो उन्होंने क्रम बनाकर एक बार पूछ दिया था, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, फेथ, बिलीफ, एक्सप्रेशन, थॉट, वर्शिप। तो यह क्रम याद रखना। पहली बात कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हिंदी में कहते हैं विचार, एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, बिलीफ का मतलब विश्वास, फेथ के लिए हिंदी में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया, धर्म, और वर्शिप के लिए प्रस्तावना के हिंदी वर्जन में उपासना शब्द का प्रयोग किया गया।
इसका मतलब कि प्रस्तावना का हिंदी वर्जन कहता है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये पांचों क्रम से याद रखें। अब फिर यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, उसको इस रूप में पढ़ें कि कम से कम उस टॉपिक में फिर कोई समस्या ना रह जाए। तो यहां फिर आप देखें 5 शब्द हैं। अब ये जो 2 शब्द हैं विचार और अभिव्यक्ति काफी मिलते जुलते हैं। और आगे जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जब मैं पढ़ाऊंगा इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट, इंटरनेट कैसे फंडामेंटल राइट बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर निर्णय दिया, तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो उसमें दोनों एक साथ आते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अब देखें प्रस्तावना में कॉमा दे देकर है, विचार कॉमा अभिव्यक्ति अलग बताए, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोग विचार और अभिव्यक्ति का एक ही अर्थ लेते हैं। तो आज हम तकनीकी रूप में विचार और अभिव्यक्ति के अंतर को जानने का प्रयास करेंगे कि विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है। यदि हम विचार और अभिव्यक्ति की बात करें तो विचार एक बाह्य क्रिया है। देखिए पहला अंतर यह है कि थॉट का नेचर एक्सटर्नल है, दिस इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस। विचार एक बाह्य क्रिया है और अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन, सॉरी क्या हो गया दोस्तों, विचार एक आंतरिक क्रिया है। फिर से इसको करेक्ट करें कि विचार एक आंतरिक क्रिया है, इट इज एन इंटरनल प्रोसेस, और अभिव्यक्ति एक बाह्य क्रिया है। अब दोनों का अंतर देखते हैं कि विचार आंतरिक है और अभिव्यक्ति बाह्य है। विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब है सोचना, चिंतन करना, मनन करना, किसी चीज का विश्लेषण करना। जब आप कहते हैं कि फला गहन विचार में डूबा है, तो गहन विचार में डूबा है, क्या चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, विमर्श कर रहा है। अमित शाह सोच रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, चिंतन में डूबे कैसे 370 हटाया जाए। योगी जी गहन विमर्श में डूबे हैं कि कैसे विकास दुबे को पकड़ लिया जाए। तो जो भी हो, आंतरिक का मतलब है सोचना। तो मजाक को मजाक के सेंस में लेना है दोस्तों, क्योंकि आगे पॉलिटी आएगी तो बहुत सारे जोक्स भी मिलेंगे, थोड़ा सा पॉलिटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, और हर्ज क्या है यदि बड़े लोगों के कारण हमारा थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो विचार एक आंतरिक क्रिया है और अभिव्यक्ति उसका बाह्य रूप है। तो विचार का मतलब है सोचना, चिंतन करना, जबकि अभिव्यक्ति बाह्य रूप है। अभिव्यक्ति का मतलब है विचार को प्रकट करना या विचार का प्रकटीकरण। इसका मतलब देखें कि क्या डिफरेंस है विचार और अभिव्यक्ति में। विचार और अभिव्यक्ति में अंतर यह है कि थॉट इज इंटरनल, एक्सप्रेशन इज एक्सटर्नल। जैसे एक एग्जांपल से कि मैं जब सोच रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो मैं गहन विचार में डूबा हूं। थॉट है, वो एक आंतरिक कार्य है, तब मैं विचार कर रहा हूं। और जब मैं विचार करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, उद्योग को, सेवाओं को, कृषि को, बुनियादी क्षेत्र को, जो भी मैंने विचार किया, महत्व देना हो, और जब मैं अपने विचार को प्रकट करता हूं, प्रकट कई रूपों में कर सकता हूं। जब मैं बोलकर प्रकट करता हूं तो वह अभिव्यक्ति है, वह एक्सप्रेशन है, बाह्य है। जब मैं उसको लिखकर प्रकट करता हूं, वह भी अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है। मैं हाव भाव के द्वारा भी अभिव्यक्त करता हूं, एक्टिंग के द्वारा। तो इस तरह से विचार और अभिव्यक्ति समान प्रतीत होते हुए भी अलग है, क्योंकि विचार का स्वरूप आंतरिक है, विचार का मतलब है सोचना, चिंतन करना, और अभिव्यक्ति का स्वरूप बाह्य है। और विचार को जब हम प्रकट करते हैं तो उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसीलिए विचार के लिए एकांत चाहिए और अभिव्यक्ति के लिए समूह चाहिए। इसका मतलब मैं जब अभिव्यक्ति करता हूं तो दूसरों को संबोधित होता हूं, जब अखबार में आर्टिकल लिखता हूं तो दूसरों के लिए लिखता हूं, और जब विचार करता हूं तो स्वयं अपने में डूब कर करता हूं। तो इस तरह हमने देखा विचार और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है कि एक आंतरिक है और दूसरा बाह्य है। तो हमारा संविधान विचार की भी स्वतंत्रता देता है और अभिव्यक्ति की भी, क्योंकि यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो तो विचार की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। इमेजिन करिए कि हमारी सरकार हमें सारा अधिकार दे कि जितना विचार करना है, सोचना है, चिंतन करना है, करो, कि मोदी जी अच्छे हैं या बुरे।
डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों पर जितना विचार करना है करो, कोविड पर जितना विचार करना है करो, लेकिन प्रकट मत करना, अभिव्यक्त मत करना, अखबार में आर्टिकल मत लिखना, कोई सभा में भाषण मत देना। तो ऐसे विचार का कोई मूल्य नहीं है। तो इसीलिए अभिव्यक्ति के बिना विचार का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। फिर भी तकनीकी रूप से यदि कहीं बताने की जरूरत है तो आपको यह बताना है कि विचार और अभिव्यक्ति समान होते हुए भी अलग है। विचार एक आंतरिक क्रिया है। विचार का मतलब है सोचना, चिंतन करना, और जब विचार को प्रकट करते हैं उसकी अगली अवस्था, जब बाह्य अवस्था आती है, वह अभिव्यक्ति है। तो हमने देखा विचार और अभिव्यक्ति। उसके बाद तीसरा है विश्वास। विश्वास का मतलब है किसी भी विचारधारा में भरोसा रखना, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। यहां देखें कि ये जो प्रस्तावना है, हमने शुरुआत में ही देखा था कि एक प्रकार से भविष्य के भारत के बारे में यह एक सोच है, दृष्टि है कि भविष्य का भारत कैसे होगा, संविधान निर्माता कैसे भारत का स्वप्न देख रहे थे, कैसे आदर्श उद्देश्य। तो एक ऐसे भारत का उन्होंने स्वप्न देखा था। उस संविधान सभा में बैठकर हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने एक ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जो भारत न्याय पर आधारित हो, जो भारत स्वतंत्रता पर आधारित हो, जिसमें विचार की भी स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की भी हो, और विश्वास। विश्वास का मतलब कि किसी भी विचारधारा में विश्वास रखना। जैसे गांधीवाद एक विचारधारा, नेहरू की विचारधारा है, सुभाष बोस की विचारधारा है, आदर्शवाद है, उदारवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है, सभी विचारधारा है। और संविधान निर्माता ये चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी विचारधारा स्वीकार कर सके और उसे इसकी स्वतंत्रता हो। हां, यह जरूर है कि विचारधारा संविधान सम्मत होनी चाहिए। कोई कहे कि मैं नक्सलवाद की विचारधारा को मानता हूं, हिंसा, तो वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे कि मैं अंबेडकरवाद को मानता हूं, कोई कहे मैं गांधीवाद को मानता हूं, कोई कहे मैं सुभाष बोस की विचारधारा को मानता हूं, तो भारत का संविधान उसे यह आजादी देता है। तो पहली चीज है विचार। विचार का मतलब है सोचना, चिंतन करना। अभिव्यक्ति का मतलब विचार को प्रकट करना, उसका बाह्य रूप। विश्वास का मतलब है किसी भी विचारधारा में भरोसा करना। चौथा है धर्म और पांचवा उपासना। अब देखें, फिर दो ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ गए जो मिलते जुलते हैं। अब यदि दोनों एक होते तो हमारे संविधान निर्माता दो शब्द क्यों रखते? उन्होंने ऐसा नहीं कि संविधान के आकार को मोटा करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए डाले। दोनों तकनीकी रूप से अलग है। तो आइए देखते हैं कि धर्म और उपासना में क्या अंतर है, फेथ और वर्शिप में क्या अंतर है। यहां धर्म का मतलब है किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना, इसकी स्वतंत्रता, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना। और इसका स्वरूप सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक है। जबकि उपासना का मतलब है रिलीजन, रिलीजन का व्यवहार करना, और इसका स्वरूप व्यावहारिक है। इसका मतलब थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वह अंतर बहुत गहरा है। रिलीजन में हमने देखा, या फेथ या धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना, यह एक सैद्धांतिक है। इसका तात्पर्य, धर्म की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि भारत देश में मैं हिंदू रिलीजन को भी मान सकता हूं, मैं इस्लाम को भी मान सकता हूं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुझे जिस रिलीजन को मानना है मैं उसे मान सकता हूं। और वह किसकी स्वतंत्रता में आएगा? धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका स्वरूप सैद्धांतिक है कि सिद्धांत रूप में मैं किस रिलीजन को मानता हूं। अब उपासना या वर्शिप उसी का अगला स्टेप, कि जब मुझे सैद्धांतिक रूप में किसी भी रिलीजन को मानने की आजादी मिली, तो वर्शिप इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ फेथ। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं हिंदू रिलीजन को मानता हूं तो यह मेरे लिए धर्म की स्वतंत्रता है। अब उपासना की स्वतंत्रता का मतलब होगा कि मुझे हिंदू रिलीजन की उपासना पद्धति, उसके व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, पूजा पाठ करने का भी अधिकार है। जैसे हिंदू रिलीजन को मानना धर्म की स्वतंत्रता है, और गणपति की प्रतिमा स्थापित करना, यज्ञ करना, माला फेरना,
उपवास करना, जो भी हिंदू रिलीजन की उपासना पद्धति है वह उपासना की स्वतंत्रता में आता है। इसी प्रकार जब मैं इस्लाम रिलीजन को स्वीकार करता हूं तो वह मेरे धर्म की स्वतंत्रता है, और जब मैं उसकी उपासना पद्धति में व्यवहार में जाता हूं, जब मैं रोजे रखता हूं, जब मैं नमाज पढ़ता हूं, तो नमाज पढ़ना धर्म की स्वतंत्रता नहीं है, नमाज पढ़ना उपासना की स्वतंत्रता है, वर्शिप। तो फेथ और वर्शिप में किसका अंतर है? फेथ इज थियोरेटिकल, धर्म की स्वतंत्रता सैद्धांतिक है, और उपासना की स्वतंत्रता व्यवहारिक है। धर्म की स्वतंत्रता में यह शामिल है कि मैं किसी भी रिलीजन को इस देश में स्वीकार कर सकता हूं, और उपासना की स्वतंत्रता उसका अगला कदम है कि मैं जिस रिलीजन को स्वीकार करता हूं उस रिलीजन के धार्मिक क्रियाकलाप जैसे नमाज पढ़ना, जैसे पूजा पाठ करना को भी अपनाने के लिए, उसका व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो इस तरह से हमने स्वतंत्रता के 5 रूप देखे: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और मैं समझता हूं कि बिल्कुल शीशे की तरह ये स्वतंत्रता के 5 रूप आपको क्लियर हुए होंगे। तो प्री के लिए ये सब अंतर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने सवाल में ये भी आए कि धर्म और उपासना में अंतर क्या है। तो ध्यान रखना, एक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यावहारिक है। तो अभी तक दोस्तों हमने आदर्श के स्तर पर देखा, न्याय, स्वतंत्रता, उसके बाद प्रस्तावना में जो अगला आदर्श का वर्णन है वह अगला आदर्श है समानता या इक्वलिटी। और प्रस्तावना में समानता के 2 रूप बताए गए हैं। तो एक प्रश्न तो आपको यहां से भी बन सकता है कि प्रस्तावना में समानता के कितने रूप बताए गए? समानता के 2 रूप बताए गए हैं। एक है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है, हिंदी में इसके लिए प्रस्तावना में जो शब्द है वो है प्रतिष्ठा की समानता। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के लिए प्रस्तावना में जो शब्द है वह है प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए जो प्रस्तावना में हिंदी में वर्ड है वह है अवसर की समानता। तो प्रस्तावना जिन आदर्शों को लेकर चलती है उसमें पहला आदर्श है न्याय, दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता, और तीसरा आदर्श है समानता। और समानता के कितने रूपों की बात करती है? पहला सवाल तो यही से बनता है कि प्रस्तावना समानता के किन किन रूपों की बात करती है। और यदि आ जाए सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, तो आपको सामाजिक समानता और आर्थिक समानता को टिक नहीं करना है, आपको केवल प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता को टिक करना है। यद्यपि सामाजिक आर्थिक समानता उसमें शामिल है, लेकिन प्रत्यक्षता प्रस्तावना किन समानताओं की बात कर रही है? केवल 2 समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यद्यपि सारी समानताएं उसी में हम देखेंगे निहित हैं। तो देखते हैं ये 2 समानता क्या है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस जैसा वर्ड से ही पता चलता है, और यहां भी प्रतिष्ठा का मतलब वही है कि व्यक्ति की समाज में क्या प्रतिष्ठा होगी, उसकी हैसियत क्या होगी, उसका स्टेटस क्या होगा। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को इस देश में प्रतिष्ठा की समानता होगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस होगा। इसका मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं होगी और किसी की प्रतिष्ठा ज्यादा नहीं होगी। कोई व्यक्ति फला जाति में जन्म लेता है, इसके कारण न तो वह उच्च माना जाएगा न वह निम्न माना जाएगा। कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, इसके कारण वह न उच्च माना जाएगा न निम्न माना जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि संविधान निर्माता ने या निर्माताओं ने इस देश की समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इतिहास सबका गहन अध्ययन किया, तभी तो इतना लंबा समय लगा। 2 वर्ष 11 दिन, 11 महीने और 18 दिन संविधान बनने, ऑलमोस्ट 3 साल। तो इतने समय तक उन्होंने हर चीज को डिस्कस किया। उन्होंने यह देखा कि भारत हजारों वर्षों से एक ऐसा देश है जहां प्रतिष्ठा की समानता अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी, नहीं थी प्रतिष्ठा की समानता। याद करें, यह देश वर्ण व्यवस्था से संचालित होता था, यह देश जाति व्यवस्था से संचालित होता था, यह स्त्रियों को हीन मानने वाला देश था। सामाजिक स्तर पर इस देश में अस्पृश्यता पाई जाती थी और प्रतिष्ठा की समानता नहीं थी। आप अगर एक्स जाति में जन्म लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा अलग है, आप वाई जाति में जन्म लेते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा अलग है, आप स्त्री हैं तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, आप पुरुष हैं तो आपकी प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा की समानता नहीं थी। संविधान निर्माता ने जो प्रतिष्ठा की समानता दी, एक प्रकार से इसमें अंतर्निहित है तमाम प्रकार की समानता, जैसे लिंग समानता,
हम कह सकते हैं यह किसमें अंतर्निहित है? प्रतिष्ठा की समानता। स्त्री हो या पुरुष, उसकी प्रतिष्ठा समान होगी, लिंग समानता। इसी तरह जाति भेद का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इस तरह की सारी चीजें किसमें शामिल हैं? प्रतिष्ठा की समानता। तो ध्यान रखना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है इस देश में हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हैसियत समान मानी जाएगी। जन्म आदि के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं होगा। दूसरी चीज है अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसी का अगला कदम है। दोनों के अंतर को समझे। प्रतिष्ठा की समानता यह कहती है कि मैं जन्म से किस जाति का हूं, इससे न तो मैं उच्च माना जाऊंगा न निम्न, मैं अन्यों के समान हूं, चाहे मेरी जाति कुछ भी हो, मेरा धर्म कुछ भी हो, मैं स्त्री हूं या पुरुष, लिंग कुछ भी हो, इससे मेरी प्रतिष्ठा तय नहीं होगी। मेरी प्रतिष्ठा किससे तय होगी? समाज को मैंने क्या योगदान दिया। भारत रत्न आज जाति के आधार पर नहीं मिलता है, भारत रत्न धर्म के आधार पर नहीं मिलता है, वो इस आधार पर मिलता है कि भारत के लिए आपने क्या योगदान दिया। तो प्रतिष्ठा इससे तय होती। तो प्रतिष्ठा की समानता यह बताती है कि समाज में जन्म आदि के आधार पर मेरी प्रतिष्ठा तय नहीं होगी। अवसर की समानता इसका अगला कदम है। और अवसर की समानता यह कहती है कि जब राज्य, जब सरकार अपने नागरिकों को विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करेगा। एग्जाम्पल से समझिए कि जब राज्य नौकरियां देगा तो वह क्या है? एक अवसर है। जब राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा प्रदान करेगा वह क्या है? एक अवसर है। जब राज्य अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं लाएगा तो वह क्या है? अवसर है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के जितने अवसर हैं जब दिए जाएंगे तो वहां भी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाला है थोड़ा सा थियोरेटिकल अंतर समझे। प्रतिष्ठा की समानता वो समाज में व्याप्त अस्पृश्यता पर चोट करता है, अस्पृश्यता नहीं होगी, वो लिंग भेद पर चोट करता है। और उसी का सकारात्मक रूप है, ये भी जाति पर चोट करता है लेकिन सकारात्मक रूप में, कि जब सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आईएएस की नौकरियां होंगी, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर आरक्षण क्या है? क्योंकि आरक्षण में सरकारी नौकरी, उसको हम एक अवसर मानेंगे, और जाति के आधार पर किसी का कम अंक में हो रहा है सिलेक्शन, किसी का ज्यादा, वो थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। मैं आरक्षण पर बहुत ही लंबी और बहुत ही जबरदस्त क्लास लेने वाला हूं। कब? जब मैं आर्टिकल 16 पे पहुंचूंगा, और आर्टिकल 16 में इस बार पढ़ाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट किए। 16 इसलिए सेलेक्ट किया है कि अभी 2020 में, 19 में भी नहीं, 20 में, अभी जो 2020 चल रहा है, 2 सुप्रीम कोर्ट के बड़े निर्णय आ गए हैं। एक याद करें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ उन्होंने फिर कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। और फिर अभी मई में जब तमिलनाडु के सारे राजनीतिक दलों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत यह रिट डाला कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, तो फिर उन्होंने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसीलिए रिजर्वेशन का टॉपिक इस बार इंपॉर्टेंट हो गया। तो रिजर्वेशन को मैं कवर करने वाला हूं, तो वहां पर वो चीज साफ साफ क्लियर हो जाएगी कि फिर ये जो प्रस्तावना में एक और देख रहे हैं अवसर की समानता होगी, उसको मैं ये बता रहा हूं कि अवसर की समानता का मतलब है सरकारी नौकरी, रोजगार, जितने इस तरह के अवसर हैं उसमें धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो आरक्षण में जाति के आधार पर कैसे भेदभाव होता है? एक गुत्थी है, कोई बात नहीं, ताला खुलेगा और इतने आसानी से खुलेगा कि आप दूसरे को बता पाएंगे कि ऐसा क्यों। लेकिन यहां आपको यही परिभाषा याद रखनी है कि 2 समानता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता को यदि मैं सारभूत रूप में कहूं तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समाज में मेरी प्रतिष्ठा तय नहीं होगी। और अवसर की समानता उसी का अगला कदम है कि जब राज्य मुझे विकसित होने के अवसर देगा, नागरिकों को विकसित होने के अवसर देगा, आईएएस के, पीसीएस के एग्जाम करवाएगा, तो राज्य धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान अवसर उन नौकरियों को प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे। तो फिर आते हैं दोस्तों सत्ता का उद्देश्य। पहला हमने देखा न्याय, 3 रूप, यह भी याद रखना है किसके कितने रूप। स्वतंत्रता के 5 रूप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और समानता के 2 रूप, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब आते हैं कि अगला
उद्देश्य प्रस्तावना में सत्ता का क्या रखा गया है? अगला उद्देश्य हमने पढ़ा जब प्रस्तावना की रीडिंग मैंने करवाई थी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अगला उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की गरिमा क्या? अब देखिए, ये सब जो आदर्श है ये भविष्य के भारत की परिकल्पना है। इसका मतलब कभी, और कितनी रोचक बात है, कभी अकेले में आप रात में बैठे सोच रहे हैं कि क्या देश है, कैसा देश, और संविधान निर्माता तक आपका ध्यान चला गया। आप सोचने लगे कि वो जो संविधान सभा बनी थी जिसमें उतने बड़े बड़े विद्वान थे, अपने समय के, मैं कहता हूं कि अपने समय के तत्कालीन भारत के लगभग सभी प्रमुख विद्वान उसमें शामिल थे। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में एक बौद्धिक और सामाजिक और आर्थिक महानता रखता था, ऐसे सभी व्यक्ति लगभग उसमें शामिल थे। सोचिए कितनी जबरदस्त सभा, भारत के सभी आधुनिक विद्वानों की वो सभा थी। और उस सभा में जब वो बैठे थे तो प्रस्तावना सबसे इस रूप में रोचक चीज है कि वो कैसे भारत का स्वप्न देख रहे थे हमारे समाज के। बोलो, वो एक ऐसे भारत का स्वप्न देख रहे थे जिसमें दो प्रकार की समानता होगी, उसमें सारी समानता आ जाएगी, जिसमें स्वतंत्रता होगी, जिसमें न्याय होगा, और जिसमें व्यक्ति की गरिमा होगी। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण मानवीय जीवन प्रदान करना। एवरी सिटीजन शुड बी गिवन, शुड बी प्रोवाइडेड द लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन देना। इसका मतलब एक ऐसा आदर्श रखा गया जहां इस देश के हर नागरिक को, सोचे कितना बड़ा आदर्श है, भले हम आज उसको पूरी तरह प्राप्त ना कर पाए हों, दुख की बात है, लेकिन आदर्श यही था कि हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, मतलब एक मनुष्य की भांति श्रेष्ठ गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, जो कुछ भी उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी मूलभूत के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो जरूरी है, ऐसी सभी चीजें इस देश के हर नागरिक को मुहैया करवाई जाएंगी। ऐसा भारत बनाना चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। मैं हमेशा कहता हूं, प्रस्तावना केवल पढ़ने की चीज नहीं, प्रस्तावना सीखने की चीज है। हम समझ पाएंगे एक नागरिक के रूप में कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हम अपने छोटे मोटे प्रयासों से भी किस प्रकार संविधान निर्माताओं के उन उद्देश्यों में योगदान दे पाए कि सबको समानता हो, सबको स्वतंत्रता हो, और सबके पास गरिमापूर्ण मानवीय जीवन। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग कूड़े के ढेर पर रहते हैं, कचरे में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहते हैं। फिर कैसे है? आगे हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं, उसके भी कारण थे। तो इसको लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उतने संसाधन नहीं थे। संविधान निर्माता को पता था कि लागू करना, लेकिन उन्होंने एक उद्देश्य तो दिया कि मोदी जी जब भी कोई नीतियां बनाए तो नीति के केंद्र में क्या रखना, कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देना आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद एक और आदर्श है बंधुता। बंधुता बहुत ही सामान्य शब्द है, हम सभी जानते हैं। फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व या भाईचारा। इसका मतलब कि प्रस्तावना यह भी कहती है कि देश के सभी लोगों को बंधु भाव से रहना, भाई भाई की तरह रहना। हम सब इस देश की संतानें हैं, हम सब इस देश के बेटे बेटियां हैं। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती है, हमारी आर्थिक हैसियत अलग हो सकती है, हमारे क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः हम इसी देश की संतानें हैं, हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए, और इसीलिए हम सब बंधु हैं। हम सब भाईचारे के साथ, बंधुभाव के साथ हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तो एक आदर्श, तो ये सब सीखने की चीज है। जब आप जातिवाद करते हैं तो आप किस पर चोट करते हैं? बंधुता पर। तो बंधुभाव से रहने की बात है। और जो आखिरी आदर्श सत्ता का उद्देश्य रखा गया है वो दो चीजें हैं, एकता और अखंडता।
यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। एकता को यूनिटी कहते हैं और अखंडता को इंग्लिश में इंटेग्रिटी कहते हैं। अब दोस्तों, जब भी मैं हमेशा आपसे यह बात कहता हूं कि पढ़ने की बजाय सीखना चाहिए। पढ़ने का मतलब फैक्ट पढ़ लिया और उसको याद कर लिया। सीखना का मतलब उसके मर्म को समझा, उसके पीछे के तर्क को समझा। अब देखें, दो वर्ड आए। अभी तक मैं समझता हूं आप में से ज्यादातर लोग, और जिन्होंने ऑफलाइन में मेरी कक्षाएं कर ली होंगी, उनको मुझे पता है कि सब पता है। लेकिन जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने को बहुत महान शिक्षक सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ा होगा उन्हें शायद ये अंतर पता होगा। जिन्होंने, अब आगे क्या कहूं, जिन्होंने इस चीज को, मर्म को समझना है कि एकता और अखंडता का अंतर बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अब आपको सोचना है, जितने लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, कि आप में से कितने लोगों को यदि कहा जाए, अभी कोई आपके सामने हो और कहे कि भाई बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में दो वर्ड, यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, दोनों का हिंदी भी अलग है और अंग्रेजी भी अलग, क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों का अंतर बताओ। तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? आपको जवाब देना चाहिए। हो सकता है आपने प्रियम्बल पर दसियों लेक्चर सुने। तो आइए आज बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से दोनों के अंतर को जान लेते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यह भी ध्यान रखना है कि इंटेग्रिटी वर्ड बाद में जोड़ा गया, वो सब फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझें। एकता या यूनिटी का देखें कि मतलब क्या है। यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो एकता में हमें टिक करना है कि दिस इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है। और अखंडता एक भौगोलिक विचार है। इंटेग्रिटी इज ए ज्योग्राफिकल आइडिया। एकता मनोवैज्ञानिक विचार है, अखंडता भौगोलिक, दोनों अलग है। और देखें एकता का मतलब क्या है। एकता का संबंध नागरिकों से, इसका मतलब है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। एकता का मतलब है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। और अखंडता का मतलब है, जो एक ज्योग्राफिकल है, भौगोलिक है, कि भारत का क्षेत्र या भूभाग, भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। देखिए कितनी छोटी लेकिन कितनी शानदार तकनीकी डिफरेंस की बात की गई। यूनिटी और इंटेग्रिटी में अंतर। यूनिटी या एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, एक साइकोलॉजिकल आइडिया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक का मतलब कि जिसका संबंध हमारी सोच से, हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे मनोविज्ञान से। तो एक मनोवैज्ञानिक विचार है। तो एकता एक प्रकार की सोच है, एक प्रकार का मनोविज्ञान है, एक प्रकार का थॉट प्रोसेस है। और किस प्रकार का मनोविज्ञान, किस प्रकार की सोच है यूनिटी? कि नागरिकों के बीच एक होने की भावना ही एकता है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब मैं ये मानता हूं कि इस देश के सारे नागरिक, सब भारतवासी, सब मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव के बिना हम सब एक हैं, तो माना जाएगा कि मैं राष्ट्रीय एकता की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। अब यह केवल बोलने से नहीं होगा, यह कहां से होना चाहिए? मनोविज्ञान से, सोच से। तो यह एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा मनोविज्ञान, एक ऐसी सोच जिसके कारण मैं सबको अपना समझ पाऊं, एक समझ पाऊं। ये आप समझ सकते हैं कि बंधुता का अगला स्टेज है। बंधुता इंडिविजुअल के लेवल पर है, और जब वही राष्ट्र और प्रांत के स्तर पर हो जाती है तो एकता होती है। तो एकता मनोवैज्ञानिक विचार है। इसका मतलब है नागरिकों के बीच एक होने की भावना। अब जातिवाद एकता के लिए एक खतरा है। हम देखेंगे अखंडता के लिए वह खतरा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन निश्चित रूप से जातिवाद एकता के लिए खतरा है। संप्रदायवाद एकता के लिए खतरा है। क्षेत्रवाद एकता के लिए खतरा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अखंडता। अखंडता हमने देखा एक भौगोलिक शब्दावली है। इसका संबंध सोच से नहीं है, देश की ज्योग्राफी से, भूगोल से। और अखंडता का मतलब है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो जाए।
तो ध्यान रखें, जब हम एक भारत की बात करते हैं, यूनाइटेड इंडिया, तो यूनाइटेड इंडिया का तात्पर्य यह है कि जाति, धर्म, क्षेत्र के पूर्वाग्रह के बिना हम सब एक हैं। जब आप कहते हैं आवाज दो हम एक हैं, क्षेत्र, भाषा, धर्म के बिना, तो यह राष्ट्रीय एकता है। और जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इंडिया, राष्ट्रीय अखंडता, तो राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है कि इस देश का क्षेत्र या भूभाग इस देश से अलग ना हो। अब कुछ एग्जाम्पल से समझे तब और स्पष्ट होगा कि कैसे दोनों समान दिखते हैं। अभी तक हम दोनों को समान मानते हैं, लेकिन दोनों अलग कैसे। अभी भारत और चीन की सीमाएं एलएसी पर आमने सामने, अब सेनाएं वापस हो रही, लेकिन एग्जाम्पल करें कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। चीन पूरी शिद्दत से भारत पर आक्रमण कर देता है। भारत के वीर सैनिक, बहादुर सैनिक, देशभक्त सैनिक भी पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, भारत की सेनाएं भी लड़ती। तो भारत और चीन के बीच जब युद्ध होगा तो उस समय शायद ऐसा हो कि राष्ट्रीय एकता बहुत मजबूत हो, धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के सब चीज हम भूल जाएं, हमारे लिए हो जाए कि भारत बनाम चीन। यह बार बार युद्ध के समय हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रीय एकता जबरदस्ती, तो युद्धों में राष्ट्रीय एकता बढ़ती। लेकिन हो सकता है कि युद्ध का परिणाम यदि हमारे हित में ना निकले, हम हार जाएं, तो हमारी एकता तो युद्ध के दौरान बढ़ी, लेकिन हमारी अखंडता बाधित हो जाएगी। हमारा क्षेत्र शायद हमसे छिन जाए। 1962 का युद्ध इसका सटीक उदाहरण है कि 1962 के युद्ध में राष्ट्रीय एकता जबरदस्त थी, लेकिन फिर भी देश की अखंडता को उससे बाधा पहुंची। तो ध्यान रखना, एक भारत अलग है और अखंड भारत अलग है। यूनाइटेड इंडिया अलग है, इंटीग्रेटेड इंडिया अलग है। और संविधान में दोनों ही चीजें, एकता भी एक उद्देश्य है और अखंडता भी एक उद्देश्य है। तो इस तरह दोस्तों, आपने एकता और अखंडता दोनों के अंतर को मैं समझता हूं बहुत तकनीकी शब्दों में देखा। तो 2 मिनट में मैं अभी तक की चीजों को फिर से आपको समराइज कर देता हूं कि आज हमने पढ़ा लोकतंत्र, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इसका संबंध जनता के हाथ में सत्ता होने से, उसके प्रतिनिधि के हाथ में। गणराज्य का संबंध राज्य के प्रमुख से, जब राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो तो वह गणराज्य है। तो इस तरह से शासन। फिर हमने देखा न्याय के 3 रूप हैं, स्वतंत्रता के 5 रूप हैं, समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। फिर हमने देखा एक आदर्श बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा है, और अंत में कौन से आदर्श हैं? भारत की एकता और अखंडता। तो यहां पर आकर हमने प्रस्तावना के एक एक महत्वपूर्ण शब्द को आज पढ़ लिया। प्रस्तावना के जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमने सबको पढ़ लिया। अब प्रस्तावना में जो चीज हम आगे देखेंगे, कल के लेक्चर में जो हम देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जहां हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, क्या तकनीकी पहलू है, न्यायपालिका के निर्णय क्या है, और अभी तक का लेटेस्ट, अभी 2020 में